हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 19, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह के तो चलिए क्रियात्मक समूह के बारे में जानते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो परमाणु अथवा परमाणु का वह समूह जो किसी मूलक के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो परमाणु अथवा परमाणु का समूह वह समूह जो किसी मूलक या समूह के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है। ओके, कैसे? तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि CH3OH, ये क्या है? इसका नाम क्या है? तो मेथिल अल्कोहल। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या है, परमाणु उपस्थित है, तो परमाणु अथवा परमाणु का वह समूह जो किसी मूलक अर्थात ये क्या है, एक समूह है, अर्थात CH3 एक कंपाउंड है, अर्थात ये क्या है, एक समूह है। तो इस समूह के साथ क्या करता है, जो OH समूह क्या करता है, वह जुड़ कर क्या करता है, इसके गुण अर्थात इसके विशिष्ट गुण को प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ओनली CH3 अर्थात CH3 कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, मेथिल समूह होगा। क्या होगा, अर्थात एल्किल समूह। यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, मेथिल। चूंकि यहाँ पर OH समूह जुड़ता है, इसकी वजह से इसके नाम में परिवर्तन हो जाता है, इस वजह से इसके अनुलग्न आ लगता है, इस वजह से इसके नाम क्या हो जाता है, मेथिनाल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, क्रियात्मक समूह होता है। तो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो परमाणु अथवा परमाणु का वह समूह जो किसी मूलक अथवा जो किसी समूह के साथ जुड़कर उसे विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे ही क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर OH क्या है, क्रियात्मक समूह। तो आई होप आप लोगों को क्रियात्मक समूह समझ आया होगा। एल्कोहल। ओके, तो चलिए एल्कोहल के बारे में समझते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है? तो जब एल्किल समूह क्रियात्मक समूह से जुड़ता है तो यौगिक को एल्कोहल या एल्किल अल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। ओके, तो जब कोई एल्किल समूह जैसे कि CH3CH2, ये क्या है, एल्किल समूह। ओके, तो जब किसी एल्किल समूह में क्रियात्मक समूह जैसे कि OH क्या होता है, क्रियात्मक समूह। तो जब किसी एल्किल समूह में क्रियात्मक समूह से जुड़ता है तो यौगिक को क्या कहता है, एल्कोहल या एल्किल अल्कोहल या एल्केनॉल भी कहते हैं। ओके, तो जिसको एल्कोहल जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो 2 कार्बन किस में होता है, वो है एथेन में। ओके, यहाँ पर OH क्या है, क्रियात्मक समूह, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, एथिनॉल। ओके, जिस प्रकार से इसको एल्कोहल भी बोला जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इसको एल्कोहल या एल्किल अल्कोहल या एल्केनॉल भी बोला जाता है। एल्केनॉल इसका क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा, और एथिल अल्कोहल इसका सामान्य नाम होगा। जैसे कि यहाँ पर CH3CH2OH है, इस वजह से और जो एल्कोहल इस प्रकार से बनता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो एल्केनॉल को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी उत्पन्न भी कहते हैं। ओके, तो अर्थात जो एल्केनॉल होता है क्या है, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सी उत्पन्न अर्थात OH के द्वारा उत्पन्न कहते हैं। अर्थात क्योंकि इसका जो उत्पन्न है किस प्रकार से हो रहा है, तो OH समूह के द्वारा देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्रियात्मक समूह का कार्य कर रहा है। और इसका IUPAC नाम के अनुसार इसमें याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर इसका जो सामान्य नाम लेते हैं CH3CH2, तो इसका क्या नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर इसका नाम लिखिए तो C2H6, इसका नाम क्या होता है, तो ये होता है एथेन। क्या होता है, एथेन। ओके, जहाँ पर जो ई को हटाकर हम लोग क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं, इसके IUPAC नाम, इसकी वजह से इसका नाम हो जाता है एथेनॉल। ओके, तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम ज्ञात किया जाता है। मेथेनॉल। ओके, तो चलिए मेथेनॉल के बारे में समझते हैं कि मेथेनॉल क्या होता है। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, मेथेन में क्या करते हैं, मेथेन का चलिए पहले इसका नाम लिख लेते हैं, METHENE, मेथेन। ओके, तो मेथेन में क्या करते हैं हम लोग, ई को हटाकर क्या करते हैं, OL को जोड़ते हैं, तो बनता है क्या, मेथेनॉल, अर्थात CH3OH। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि डायरेक्ट हम लोग क्या है, ई को हटाकर OL को ऐड करें। जैसे कि यदि मेथेन का सामान्य सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, CH4 होता है, किंतु हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, CH3 लेते हैं और उसको OL अर्थात OH के साथ जोड़ देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, R क्या होता है, एल्किल समूह के साथ जुड़ता है, अर्थात जो CH3 क्या होता है, एल्किल समूह। ओके, क्योंकि एल्किल समूह किसे कहते हैं, जो एल्किल समूह होता है, अर्थात जैसे कि CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। तो इस प्रकार से मेथेनॉल बनता है, एथेनॉल। ओके, तो ठीक इसी प्रकार इथेन में इसको
जैसे कि मैं इस स्लाइड बता रहा हूँ, जैसे कि ठीक इसी प्रकार इथेनॉल में क्या करता है, जो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह C2H5 डायरेक्टली लिख सकते हैं, C2H5OH, या फिर CH3CH2OH भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। किण्वन, ओके, तो चलिए किण्वन के बारे में समझते हैं कि किण्वन क्या होता है। ओके, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। ओके, किसके द्वारा, वो है किण्वन के द्वारा। ओके, इसके साथ ही याद रखना कि जो किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। ओके, एंजाइम, ओके, तो चलिए एंजाइम के बारे में समझते हैं कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम, ओके, तो एंजाइम किसे कहते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो एंजाइम है उसको जैव उत्प्रेरक या प्रकीर्णक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एंजाइम या जैव उत्प्रेरक या प्रकीर्णक अलग अलग होता है। ओके, तो चलिए जैव उत्प्रेरक, एंजाइम एवं प्रकीर्णक के बारे में समझते हैं कि यह क्या होता है। तो जैसे कि उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो स्वयं भाग नहीं लेता है, किंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। जैविक प्रक्रियाओं की प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को ही जैव उत्प्रेरक, एंजाइम या प्रकीर्णक कहा जाता है। ओके, तो एंजाइम किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, किंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को ही जैव उत्प्रेरक, एंजाइम या प्रकीर्णक कहा जाता है। ओके, परिशुद्ध अल्कोहल, ओके, तो परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, तो शुद्ध अल्कोहल जिनमें जल नहीं होता उसी को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। परिशोधित स्पिरिट, ओके, तो परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं, तो जब इथेनॉल में 5% जल मिला होता है तो उसे ही परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट किसे कहते हैं, तो इथेनॉल का दुरुपयोग ना हो इसलिए इसमें विषैला पदार्थ जैसे कि मेथेनॉल को क्या कहता है 10 से 15% मिला दिया जाता है। इस तरह के मिश्रण को ही मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। ओके, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट किसे कहते हैं, तो इथेनॉल का दुरुपयोग ना हो, अर्थात इथेनॉल अर्थात C2H5OH का क्या है, दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसमें क्या है विषैले पदार्थ जैसे कि मेथेनॉल CH3OH मिला दिया जाता है, ताकि इसका मिला दिया जाता है कितना 10 से 15%, ताकि इसका जो दुरुपयोग हो वह ना हो। इस तरह के जो मिश्रण होता है उसी को ही मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड किससे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो इसका जो क्रियात्मक समूह का जो सूत्र होता है वह COOH होता है। क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है COOH होता है। ओके, इसमें क्या है अनुलग्न ओइक जुड़ता है। ओके, तो इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। इसको याद रखिएगा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जैसे कि इसका सामान्य सूत्र RCOOH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो R किसको प्रदर्शित करता है, R एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है, एवं COOH इसका क्या है सूत्र है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर R की जगह में कोई एल्किल समूह जैसे कि CH3 लेते हैं तो COOH अर्थात ये क्या है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ओके, एथेनॉइक अम्ल, ओके, तो चलिए एथेनॉइक अम्ल के बारे में समझते हैं कि एथेनॉइक अम्ल का फार्मूला क्या है। ओके, तो एथेनॉइक अर्थात 2 कार्बन के जो परमाणु होगा और इसमें क्या होगा COOH समूह उपस्थित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइक जुड़ा है, जैसे कि इसका जो अनुलग्न होता है वह ओइक अम्ल होता है। इस प्रकार से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, इसका COOH होगा, इसका जो अनुलग्न है वह, और यहाँ पर क्या लगा है एथेनॉइक अर्थात इसमें एक का CH3 अर्थात मिथिल समूह लेते हैं, अर्थात एल्किल समूह लेते हैं, तो इस प्रकार से हमको CH3COOH प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, इस प्रकार से इसका जो नाम होगा क्या होगा एथेनॉइक अम्ल। ओके, ग्लाइसिल एसिटिक अम्ल, तो ग्लाइसिल एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि शुद्ध एथेनॉल अम्ल ग्लाइसिल एसिटिक अम्ल कहलाता है। तो जो शुद्ध एथेनॉइक अम्ल होता है उसी को ही ग्लाइसिल एसिटिक अम्ल बोला जाता है। एकलक, एकलक किसे कहते हैं, तो कम अणुभार वाले अणु जो एकलक या जिसको मोनोमर भी बोला जाता है उसको कहते हैं, अर्थात कम अणुभार वाले अणु को ही एकलक कहा जाता है, जिसके कारण क्या है बहुलक का निर्माण होता है। अर्थात एकलक ही क्या करता है मिलकर क्या है बहुलक का निर्माण करते हैं। ओके, तो एकलक किसे कहते हैं, तो कम अणुभार वाले अणु को ही एकलक कहते हैं। बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलीमर भी बोला जाता है। कम अणुभार वाले अणु को एकलक कहते हैं तथा उनसे बने अधिक अणुभार वाले अणु को ही बहुलक या पॉलीमर कहा जाता है।
तो बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं? तो कम अणुभार वाले अणु को एकलक कहते हैं तथा उनसे बने अधिक अणुभार वाले अणु को ही बहुलक या पॉलीमर बोला जाता है। बहुलीकरण, तो बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को ही बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ओके, तो बहुलीकरण की प्रक्रिया को ही पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक छोटे छोटे अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं तथा बहुलक की जो प्रक्रिया होता है उसी को ही बहुलीकरण बोला जाता है। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, बैकेलाइट, रबर, ये सभी क्या है? बहुलीकरण के उदाहरण है। ओके, प्रतिशीतलक, तो प्रतिशीतलक किसे कहता है? तो क्या कहता है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, प्रतिशीतलक अर्थात शीतल अर्थात होता है ठंडा, अर्थात जो क्या कहता है, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन में हम लोगों ने देखा था कि जो एल्कोहल बनता है उसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। अर्थात जिस उपकरण का अर्थात प्रतिशीतलक, तो प्रतिशीतलक किसे कहते हैं? तो औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त एल्कोहल को शीतल अर्थात ठंडा करने के लिए प्रतिशीतलक का उपयोग किया जाता है। ओके, एस्टर, तो एस्टर किसे कहते हैं? तो एस्टर का जो सामान्य सूत्र होता है वह RCOR होता है। क्या होता है? RCOR होता है। आर यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है? तो आर यहाँ पर एल के समूह को प्रदर्शित करता है। ओके, और COO ये क्या है? इसके मध्य में स्थित होता है। तो ये क्या होता है? एस्टर। स्टेरीकरण, तो स्टेरीकरण किसे कहते हैं? तो जब एल्केनाइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्रिया करता है विशिष्ट भिन्न गंध वाला एस्टर बनता है और इस रासायनिक क्रिया को एस्टेरीकरण या एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो इसी प्रक्रिया को एस्टेरीकरण कहते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ इस प्रक्रिया को मैं इस नीचे में डिनोट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ओके, एस्टरीकरण की प्रक्रिया। ओके, तो चलिए एस्टरीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? जब एल्केनाइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं, अर्थात सबसे पहले क्या लेते हैं? एल्केनाइक अम्ल। तो एल्केनाइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? होता है CH3COOH। ओके, उसके पश्चात क्या करते हैं हम लोग? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथेनॉल के साथ गर्म करते हैं। CH3CH2OH क्या है? इथेनॉल। इसके पश्चात क्या करते हैं? इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ओके, इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या करते हैं? जब एल्केनाइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो यह गर्म करने पर क्रिया कर कर विशिष्ट भिन्न गंध वाला क्या बनाता है? एस्टर बनाता है और इस रासायनिक क्रिया को ही एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अर्थात ये क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। तो इस प्रकार से एस्टर बनाएगा तो बनेगा CH3COO, यहाँ से CH2CH3 बनेगा CH2CH3 और यहाँ का OH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? H2O के मॉलिक्यूल। अर्थात इस प्रकार से क्या है? एस्टर प्राप्त होता है। ओके, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? एस्टरीकरण की अभिक्रिया या एस्टरीफिकेशन भी बोला जाता है। ओके, PVC। ओके, तो चलिए PVC के बारे में समझते हैं कि PVC क्या होता है। ओके, तो PVC का नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, PVC का नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? तो PVC बनने के लिए क्या है? जो विनाइल क्लोराइड को क्या किया जाता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको PVC प्राप्त होता है, अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, तो इसका उपयोग क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। तो इसका उपयोग रेनकोट, टेबल साइकिल या मोटरसाइकिल में लगने वाले मरगाड़, खिलौने, हाथ के दस्ताने और केबल, इसके साथ ही विद्युत सामान की कोटिंग, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? वो है PVC अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कम घनत्व वाला पॉलीथीन। ओके, तो कम घनत्व वाला पॉलीथीन क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में LDPE अर्थात लो डेंसिटी पॉलीथीन भी बोला जाता है। ओके, LDPE। ओके, तो एल से होता है लो, डी से होता है डेंसिटी अर्थात घनत्व और PE से होता है पॉलीथीन अर्थात लो डेंसिटी पॉलीथीन अर्थात कम घनत्व वाला पॉलीथीन। ओके, तो यह अपारदर्शी और कठोर होता है जिसके कारण इसका उपयोग बाहरी और पाइप बनाने में, बाल्टी और पाइप बनाने में इसका उपयोग होता है। ओके, इसका घनत्व कम और गलनांक उच्च होता है। किसका? वह कम घनत्व वाला पॉलीथीन का। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, उच्च घनत्व अर्थात उसका जो डेंसिटी अर्थात उसका जो घनत्व होगा क्या होगा? उच्च अर्थात अधिक होगा। ओके, चूंकि इस तरह के पॉलीथीन का जो घनत्व ज्यादा होता है और गलनांक कम होता है, इसलिए ऐसे पॉलीथीन का उपयोग बोतल और पन्नियां बनाने में
किया जाता है। ओके, तो इसको भी क्या है, HDPE के नाम से जाना जाता है। एच से होता है हाई डी से डेंसिटी, PE से होता है पॉलीथीन, अर्थात हाई डेंसिटी पॉलीथीन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, वह उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन को। टेफ्लॉन। ओके, तो चलिए टेफ्लॉन के बारे में समझते हैं कि टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता है, जिसे उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है। ओके, तो जो टेफ्लॉन किस प्रकार से बनता है, तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता था। टेट्राफ्लोरोएथिलीन यहाँ पर क्या था, चलिए इसका यहाँ पर संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन हो रहेगा, टेट्राफ्लोरो अर्थात टेट्राफ्लोर, यहाँ 1 2 3 एंड 4, और ये एथिलीन अर्थात 2 कार्बन प्रेजेंट है। इस प्रकार से आज क्या होगा, यह एथिलीन होगा। ओके, इसके मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो टेफ्लॉन का जो निर्माण है वो किससे कैसे किया जाता है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता है, जिसे उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है। ओके, तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बना होता है, जिसे उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है। ओके, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, खाने बनाने वाले बर्तनों पर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो खाने बनाने वाले बर्तनों पर इसका क्या है, इसका परत चढ़ा होता है, ताकि जो खाना होता है वह चिपकता नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।